एपिसोड 128। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ईवा का एटीट्यूड। अब तक आपने सुना, सारंग फिर से रूही के बगल में लेट जाता है। अब उसके चेहरे पर इस वक्त सारे जहां का सेटिस्फैक्शन का सुकून मिल रहा था। वो बहुत खुश था। इधर रूही भी अब बहुत थक चुकी थी। उसकी आंख लग जाती है और वह वहीं सो जाती है। फिर सारंग उसके ऊपर कंबल डालकर वॉशरूम में नहाने चला जाता है। इधर ईवा रूही का इंतजार कर रही थी। लंच बन चुका था। एक नौकर रूही के कमरे की तरफ जाता है। उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन रूम से किसी आवाज नहीं आती है। नौकर फिर से ईवा के पास आ जाता है। मैडम, अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही है। ईवा समझ जाती है कि अंदर क्या हो रहा होगा, इसलिए सभी को लंच के लिए इशारा देती है। हेड सीट पर ईवा बैठती है। उसकी दाएं तरफ विक्रम बैठता है और बाएं तरफ अमित बैठता है। अब आगे सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। रूही और सारंग नहीं आए थे। ईवा हेड सीट पर बैठती है क्योंकि अमित की नज़रों में ईवा इस घर की मालकिन है। बाकी का लंच उनके सामने मेंशन के बड़े हॉल में इंतजाम करवा दिया था। कुछ देर में सभी का लंच हो जाता है। रूही के रूम में सार्ग पहले रूही को अपनी एक शर्ट पहना देता है। फिर सारंग शावर लेकर बाथरोब पहनकर रूही के बगल में आकर लेट जाता है। क्योंकि वह भी थका हुआ था, कुछ देर के लिए रूही को अपने ऊपर करके सो जाता है। मीरा अपने रूम में अपनी पैकिंग कर रही थी। अमित जय को सब कुछ समझ रहा था कि उसे 10 दिन तक कैसे कंपनी हैंडल करनी है। अगर बीच में कोई परेशानी आए तो वह जब चाहे तब अमित को फ़ोन कर सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी, कोई मीटिंग हो तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ईवा, जय आप बिल्कुल ना घबराएंगे। बिग बी बीच बीच में सारे काम समझते रहेंगे। तब जय बेफिक्र हो जाता है। जय अमित की तरफ देखते हुए, सर मैं काम को बहुत मैनेज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी ज्यादा तजुर्बा नहीं है। अमित, काम सीखते सीखते सबको आ जाता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी 22 साल की उम्र से ही काम सीखा है। तुम्हें हर जगह हम खड़े मिलेंगे, तुम जब चाहे हमें फ़ोन कर देना। जय मुस्कुराकर अपना सिर हिलाने लगता है। कुछ ही देर में विक्रम का भी सामान आ जाता है, जिसमें एक पिट्ठू बैग था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि विक्रम ने मना कर दिया था। वह सिर्फ अपना एक ही बैग लेकर जाएगा। अगर उसे कुछ लेना होगा या बहुत जरूर होगा तो वहीं से खरीद लेगा। ईवा की पैकिंग अमित ने खुद की थी। ईवा की पैकिंग हो जाती है। क्योंकि रूही उठकर नहीं आई थी, इसलिए अमित को ही ईवा के सामान की पैकिंग करनी पड़ी थी। ईवा अंदर से अपना फ़ोन करते हुए हाल में आती है। यहाँ सभी लोग मौजूद थे सिवाय रूही और सारंग के। ईवा नाराज होते हुए, इस वक्त ईवा अपने प्रोफेशनल रूप में थी। ये दोनों अब तक नहीं आए। सिर्फ 2 घंटे रह चुके हैं, यहाँ से निकलना भी है। मीरा, एक काम करो, रूही के रूम में जाकर उन्हें उठाओ। मीरा अपना हाँ में सिर हिलाकर उन्हें उठाने जाती है, लेकिन अंदर से रूम बंद था। मीरा वापस आकर, अमित सर और ईवा मैडम, रूही का अंदर से रूम बंद है। अमित एक नौकर को इशारा करता है। नौकर तुरंत मास्टर की ले आता है और मास्टर की मीरा को दे देता है। मीरा मास्टर की लेकर वह वापस जाकर रूही के कमरे को की से ओपन करती है। तब वह अंदर देखती है रूही और सारंग दोनों सो रहे थे। मीरा पहले तो दोनों को सोता हुआ देखकर खुद में ही शर्मा जाती है, क्योंकि वह सो ही गलत एंगल से रहे थे। फिर वो हिम्मत करके रूही को उठाती है। तब भी रूही नहीं उठती है और ना ही सारंग उठता है। मीरा वहीं पास में रखे जग को उठाती है। थोड़ा सा पानी लेकर मीरा रूही के चेहरे पर छिड़कती है। रूही एकदम उठ जाती है, चिल्लाते हुए, कौन है जिसने मेरे ऊपर पानी फेंका है? सामने मीरा खड़ी हुई दिखती है। मैडम, मैंने पानी फेंका है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें कुछ होश भी है कि नहीं है? तुम यहाँ पैकिंग के बहाने सो रही हो। ना तुमने आज लंच किया है और ना ही सारंग सर को लंच करवाया है। तभी उनकी आवाज से सारंग भी उठने लगता है। रूही एक नज़र अपने आप को देखती है, फिर वो मीरा के सामने वह झेप जाती है। मीरा, आपको चलना है कि नहीं चलना ये बता दो, जाकर मैं बॉस से बोल दूं। बॉस आपका नीचे इंतजार कर रही है। सारंग नींद में ही उठते हुए, कौन है ये जो हमारी नींद को डिस्टर्ब कर दिया है?
मीरा मिस्टर सारंग सर, आपको तो यही रहना है, हमें यहाँ से निकलना भी है। आपको रूही ने नहीं बताया था? हम सब शाम को 5 बजे निकलना है, हमारी प्लेन से जापान के लिए रवानगी है। सारंग सॉरी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, तुम चलो बाहर, हम अभी आते हैं। रूही उठने में एक पल भी नहीं लगाती है, उठकर सीधे वॉशरूम में भाग जाती है। उसने ये भी नहीं देखा कि वो नीचे कुछ पहनी भी है कि नहीं। मीरा उसे देखकर हंसने लगती है और सारंग का मुंह खुला रह जाता है। फिर वो भी शर्माकर झेंप जाता है। सारंग, तुम्हारी बॉस कौन है? मीरा, बॉस? हमारा बॉस कौन है? हमारे बॉस रूही का इंतजार देख रहे हैं। मीरा सारंग से, फिर एक बार नीचे आकर खुद देख लीजिए। मीरा इतना कहकर नीचे आ जाती है। इस वक्त ईवा बहुत गुस्से में थी। ईवा, क्या हुआ? रूही उठ गई कि नहीं उठी? हाँ मैडम, वो उठ गई। आज उसे मैडम कहना पड़ रहा था क्योंकि विक्रम सिंह और जीवेश सिसोदिया और साथ में तेज सिंह भी थे। जीवेश विक्रम को उनका बैग देने आया था और तेज सिंह के साथ विक्रम को सी ऑफ करने आया था क्योंकि उनका भाई आज 10 दिन के लिए जापान जा रहा था। सभी ईवा को इस रूप में देखकर सभी हैरान थे। यहाँ तक जय भी, उसने नहीं सोचा था कि उनकी मैडम इतने गुस्से वाली भी है। इधर अमित जय के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहता है, अभी तो तुमने मैडम कुछ भी गुस्सा नहीं देखा है, ये तो मात्र एक चींटी के बराबर है। जिस वक्त तुम उनका गुस्सा देख लोगे ना तो तुम भागते हुए नजर आओगे। जय, आप मुझे डरा रहे हैं। अमित, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें सच से रूबरू करवा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैडम ने एक अघोरी की सिर काट दिया था जिसको देखकर सबकी आंखें मिच गई थी। सब डर गए थे, लेकिन अभी तक किसी को यह मालूम नहीं है कि वह लड़की कौन थी क्योंकि वह मास्क के अंदर थी। फिर मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? जय हंसते हुए, यही कि आपका पेट में कोई बात रख नहीं रही है। अमित, हाँ ठीक है, चलो अब जाओ यहाँ से। जय, अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं सबको विदा करके ही जाऊंगा। आप तो जानते हैं जेट की जाने की तैयारी तो मैं नहीं कराई है। रूही जल्दी से तैयार अपना बैग लेकर नीचे आती है। पीछे से सारंग भी तैयार होकर नीचे आता है। इस वक्त रूही को भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सारंग ने उसको खाने का मौका नहीं दिया, खुद में जो बिजी हो गया था। रूही से प्यार जो करना था, रूही के पेट में चूहे जो कूद रहे थे। रूही की नज़र बार बार किचन की तरफ जा रही थी। ईवा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें लंच के वक्त यहाँ होना चाहिए था और तुम सारंग सर के साथ कमरे में थी। सारंग ने जब ये देखा ईवा रूही को डांट रही है, सारंग की आंखें छोटी हो जाती है। सभी इस बात को देख रहे थे और रूही के मुंह में आवाज नहीं थी क्योंकि इस वक्त वह जानती थी आज उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बॉस बोल रही है। रूही आंखें नीचे करती हुई, सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह सारंग की तरफ देखते हुए, सारंग भी रूही को देख रहा था और उसके फेस एक्सप्रेशन को भी देख रहा था और समझना की कोशिश कर रहा था क्या रैली में ही ईवा रूही की मालकिन है। ईवा फिर एक मेड को इशारा करती है, मेड समझ जाती हैं। वह जल्दी से जाकर किचन में से कुछ खाने के लिए ले आती है और रूही और सारंग के सामने डाइनिंग टेबल पर रख देती है। जब रूही के सामने खाना आता है, रूही खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन सारंग अभी भी सोच में था। रूही, ऐसे क्या देख रहे हैं? जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है और साथ में मेरी भी खैर नहीं होगी। सारंग रूही का इशारा समझकर वह भी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ जाता है। सभी उनका खाते हुए देख रहे थे। विक्रम ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अपनी डॉल का एटीट्यूड देखकर वह बहुत खुश था कि उसकी डॉल में बहुत ही ज्यादा बिग बॉस की फीलिंग आ रही है। वह सिर्फ समझ रहा था, विक्रम सच्चाई से अभी तक अनजान था और यह कब तक रहेगी, आने वाले समय में पता चल जाएगी। धीरे धीरे सब राज खुल जाएंगे। एपिसोड 129 अप्सरा वाला लुक। एयरपोर्ट पर जाने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। ईवा अपने रूम में अपने ओरिजिनल रूप को टचअप दे रही थी। उसके साथ रूही भी थी। ईवा अभी भी रूही से नाराज थी। रूही ईवा को मनाने में लगी थी, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती सारंग सर की है, उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती रूम में बंद रखा था। ईवा, अच्छा ठीक है, समझ सकते हूँ मैं, वह तुम्हारे पति हैं तो उनके भी अपने डिजायर हैं और वैसे भी अब तो तुम 10 दिन के लिए छोड़कर जा रही हो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। रूही शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है। अच्छा अब चलो, अब हमें निकलने भी है। अमित ने जय को जेट की में कोई कमी ना रह जाए उसे कंफर्म करने के लिए जय को वहां जेट पर भेज दिया था। विक्रम को अब तक जानकारी नहीं थी। ये सभी जेट से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। विक्रम भी ईवा के तैयार होने से पहले ही सबके बीच में हॉल में आ जाता है। आज तो विक्रम सिंह बहुत हॉट लग रहे थे।
बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। आज उन्होंने कैजुअल शर्ट, टाई और लॉन्ग कोट पहना हुआ था और गले में एक मफलर डाल लिया था। यानी आज पूरा माफिया की स्टाइल। अमित पीछे से विक्रम को पकड़ते हुए, भाई जीजा हो तो ऐसा हो, यानी आप तो आज पूरे माफिया लग रहे हो। विक्रम आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, पर आपसे आधे, क्योंकि इस कहानी के हीरो आप है, मैं नहीं। फिर दोनों हंसने लगते हैं। हॉल में सारंग का मुंह लटका हुआ था और चुपचाप एक तरफ चेयर पर जाकर बैठा हुआ था, क्योंकि रूही उसको छोड़कर जा रही थी पूरे 10 दिन के लिए। इधर दीपेश भी भागता हुआ मैंशन के अंदर आया और वह मीरा से मिला। थैंक गॉड तुम अभी तक नहीं गई। जाते ही उसने मीरा को अपने गले लगा लिया। मैं तो समझ रहा था कि तुम निकल गई होंगी। मीरा मुस्कुराते हुए उससे अलग होते ही, कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिलने तो आए, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। दीपेश ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं तुमसे मिलने नहीं आता। फिर दोबारा से गले लगाता है। जीवेश, तेज सिंह सभी अभी हॉल में ही बैठे थे। जीवेश ने कई बार मोनी को फोन लगाए थे, पर मोनी ने एक बार भी जीवेश का फोन रिसीव नहीं किया था। वह उसे शाम की शॉपिंग के लिए तैयार होने के लिए फोन कर रहा था। अब उसने फोन करना बंद कर दिया। अपने मन में शायद सो गई होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही है। फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। इधर जब सारंग का मुंह लटका हुआ था, विक्रम देखता है। विक्रम सारंग के पास आता है। कहो त्रिपाठी जी, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? सारंग, आपको थोड़ी ही दुख हो रहा है। दुख तो मुझे हो रहा है, आप तो अपनी वाली के साथ जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेला बिना बीवी की रहूंगा, तो मुझे कैसा लगना चाहिए? विक्रम हंसते हुए, आपको किसने कहा है यहाँ रुकने के लिए? आप भी चलिए हमारे साथ। सार्ग, कैसे चला जाऊं? कुछ दिनों बाद एग्जाम होने जा रहे हैं। फिर जापान से वापस आने के बाद आपकी सिस्टर की शादी है, फिर वहां भी जाना होगा, तो इसमें मेरा ही लॉस है। मेरा यह आखिरी साल है जो मुझे पूरा हर हाल में करना है। विक्रम, ये बात है, फिर बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? सारंग अपना सिर नीचे करते हुए, कुछ नहीं, बस अब मुझे इंतजार ही करना है अपनी रूही का। नेक्स्ट मंथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, जिससे मैं अपनी रूही को अपने साथ रख सकूं। विक्रम, अच्छा ठीक है, अपने चेहरे पर उदासी नहीं लाओ, नहीं तो रूही को बुरा लगेगा। ऐसे तो उसका जाना ही मुश्किल हो जाएगा, और आप जानते हैं रूही ईवा को नहीं छोड़ सकती है। ये बात तो आपको रूही ने बता ही दिया होगा। सारंग, हाँ, मुझे पहले नहीं मालूम थी। उसने कई बार मुझे बताने की भी कोशिश की थी, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अब मुझे इसका एहसास है कि यह उसकी ड्यूटी है, उसे ईवा के साथ रहना होता है। विक्रम, हाँ, लेकिन अब ईवा के साथ नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उनके जिम्मेदार हैं। ईवा हमारी जिम्मेदारी है, उनको प्रोटेक्ट करने की और उनकी हिफाजत करने की। वह सिर्फ ज़रूरत के समय ही ईवा के साथ रहेंगी, उसके बाद वह आपके साथ रहेंगी। सारंग, आप सच कह रहे हैं ना? विक्रम, हम झूठ नहीं कहते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं और हमको जान भी चुके होंगे। सारंग, हाँ, मैं अपना सिर हिलाने लगता है। हाँ, मैं जानता हूँ आप अपनी बात के लिए बहुत ही सिंसियर हैं। एक साइड में जाकर अमित अंजू को फोन लगाता है। अमित, तो अब तैयार रहना मिसेज सक्सेना बनने के लिए। 10 दिन बाद आ रहा हूँ अपनी दुल्हन को लेने। इधर अंजू शर्माते हुए, मैं भी आपका इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, ये बताओ मैं जापान से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? अंजू, आपको जो अच्छा लगे वह ले आना। अमित, फिर भी अपनी पसंद बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। अंजू, क्या बताऊं, मुझे नहीं मालूम वहाँ की क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। आपको जो समझ में आए वह ले आना, बस आप खुद को ले आना, यही हमारा तोहफा होगा। अमित, सुनो, हो सकता है मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाऊँ, मैं वहाँ बिजी रहूँगा, तो तुम परेशान ना होना, इंडिया आकर मैं तुमसे बात करूँगा और पूरी तरीके से तुम्हें अपनाऊँगा। अंजू, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अमित, अच्छा ठीक है, मैं अब फ़ोन रखता हूँ। अंजू फ़ोन को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर जाती हैं। अंजू अपने आप में बड़बड़ाते हुए, अमित जी, मैं आपको चाहने लगी हूँ, मैं आपका इंतजार करूँगी। फिर वो अपना फ़ोन रखकर अपनी माँ के पास चली जाती है। सभी ईवा का आने का इंतजार करने लगे थे। फ्लाइट पर जाने के लिए अब 1 घंटा रह गया था। जय ने एक बार और कंफर्म कर लिया था, पायलट और जेट के अंदर रहने वाले सर्वेंट, एयर होस्टेज सभी परफेक्ट हैं कि नहीं। ईवा रूही के साथ हॉल में आ जाती है। जब ईवा तैयार होकर आती है, सबकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। तेज सिंह तो ईवा को देखकर बेहोश हो गया था और जीवेश भी आंखें फाड़ फाड़ कर ईवा को देख रहा था। दीपेश का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो भी पूरे शोक में था। विक्रम ईवा की ड्रेस अब देखकर खुद हैरान था, क्योंकि वह भी खुद ब्रांडेड कपड़े पहनता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है।
दरअसल ईवा अपने ओरिजिनल रूप में कली हेयर बाल, महंगे ब्रांडेड टॉप जिसमें डायमंड लगे हुए थे, जीन्स ब्रांडेड बेल्ट जिसकी कीमत लाखों में थी, गले में महंगा स्कार्फ और न्यू ब्रांडेड सैंडल जिसमें छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे, लाखों का उसका ब्रांडेड पर्स जिसमें किनारियों पर डायमंड लगे हुए थे, और लेटेस्ट डायमंड का ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में रोलेक्स वॉच। एक तरह से ईवा आज अलग ही दिख रही थी। आज तो विक्रम भी इस बात के लिए खुद भी हैरान था। उसका ड्रेसअप इतने लाखों का, जो उसकी हर कीमत बता रहा था। ईवा ने आज तक कभी भी उसका क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, फिर इतना ये सब कैसे? आज वह भी इस बात को ताज्जुब कर रहा था और बहुत ज्यादा हैरान था। कुल मिलाकर ईवा की ड्रेसअप करोड़ों में हो गया, कम से कम 3 से 4 करोड़ में बता रहा था। वह अमित के पास जाता है और अमित से पूछता है, बिग बी कुछ सवाल है मेरे, क्या मुझे आप बताना चाहेंगे? अमित, मिस्टर राठौर हम लेट हो रहे हैं, आप साथ चल ही रहे हैं, आपको वहां सब कुछ सच मालूम चल ही जाएगा। तेज सिंह जब होश में आता है वह ईवा के पास जाकर अपनी भाभी शाह को ढूंढता है। ईवा से, हमारी भाभी शाह कहाँ है? रूही हंसने लगती है। फिर मीरा तेज सिंह के पास आकर, यही है आपकी भाभी शाह है। तेज सिंह, ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमारे भाभी शाह कहाँ हुई? ये तो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा दिख रही हैं। तभी विक्रम तेज सिंह के पास आता है, छोटे बाबू यही हमारी डॉल हैं। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी। ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट FM पर मिलेगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।